हाय एवरीवन, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें से फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, दो फैक्टर्स उसमें हम लोग देखे थे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगला फैक्टर इसमें है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कहने का मतलब उस रिएक्शन मिक्सचर का सरफेस एरिया। यदि आप कोई बर्तन में रिएक्शन करवा रहे हो तो उस बर्तन का सरफेस एरिया, या डायरेक्ट रिएक्टेंट को कंसीडर कर रहे हो तो उस रिएक्टेंट का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो है पर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड करता है। मतलब उस रिएक्शन मिक्सचर का या रिएक्शन मीडियम का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा हो, रिएक्शन का रेट उतना ही अधिक होता है। और इसके बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे लकड़ी को हम लोग जलाते हैं तो एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा ले लो और उसको जलाओ, और सेकेंड केस में उतना ही लकड़ी जो है स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर दो, उसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दो और तब उसको जलाओ, और देखो कि पहले कौन बर्न करता है, कौन पहले जलता है या जल्दी कौन जलता है। ऑब्वियसली जो छोटा छोटा पीस में किया हुआ है ना, वह पहले जलेगा। रीजन कि उसको छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट किए तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ने से जो है उसका बर्निंग तेज हो गया, इग्निशन जो है उसका बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। या फिर केमिकली यदि देखोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इसमें से प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इवॉल्व होता है तो इसके चलते इफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है, माने बुदबुदाहट। जैसे देखते हो कि जब बारिश होती है तो जहाँ पानी जमा हुआ है वहाँ जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो बुलबुला निकलता है, उसी को हम लोग इफरवेसेंस बोलते हैं। और वह इफरवेसेंस हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन के चलते होता है। तो यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है इसके चलते इफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये तो होता है सॉलिड, और सॉलिड में भी इसका दो फॉर्म लो, एक इसका लार्ज लंप माने बड़ा सा फॉर्म लेना है इसका, और दूसरा इसका पाउडर्ड फॉर्म लो, पाउडर्ड फॉर्म। HCl तो लिक्विड है, इसमें तो हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। अब जब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट का लार्ज लंप से करवाओगे, माने बड़ा सा फॉर्म इसका रहेगा, तो रिएक्शन स्लो होता है। लेकिन यही कैल्शियम कार्बोनेट का यदि तुम पाउडर्ड फॉर्म लेते हो और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हो तो वह रिएक्शन फास्ट होता है। अभी स्लो और फास्ट पता कैसे चलेगा? तो इस इफरवेसेंस के चलते। यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तुम कैल्शियम कार्बोनेट का एक टुकड़ा मिलाए हो तो इफरवेसेंस धीरे धीरे प्रोड्यूस होगा, लेकिन वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तुम कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर्ड फॉर्म मिला रहे हो तो बहुत तेजी से इफरवेसेंस होगा। तो ये पाउडर्ड फॉर्म लेने से क्या होता है कि मान लो कि सेम मास का कैल्शियम कार्बोनेट है और उसी का एक बड़ा सा टुकड़ा है और दूसरा पाउडर्ड फॉर्म है, तो पाउडर्ड फॉर्म का जो सरफेस एरिया होगा वो अधिक होगा ना, ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, इसलिए जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने से जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अब पूछोगे कि ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा होने का कारण देखो, इसको लॉजिकली समझ सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि ये कितना बड़ा टुकड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे रिएक्टेंट के पार्टिकल्स होंगे, और दूसरा इसी को पाउडर फॉर्म में बदल दिए। पाउडर फॉर्म में बदलने के बाद क्या होगा कि इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, मतलब अभी कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऐसा बढ़ गया सरफेस एरिया। जितना मॉलिक्यूल यहाँ उतना ही यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है कि बड़ा टुकड़ा के फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल ऐसे एक के एक ऊपर चढ़े हुए हैं, और जब उसको छोटे पीस में कन्वर्ट कर दिए या पाउडर्ड फॉर्म में, तो ऐसे मॉलिक्यूल सब जो है साइड बाय साइड एक दूसरे के हो गए। अब जब तुम रिएजेंट इसमें मिलाओगे और रिएजेंट इसमें मिलाओगे, तो इसमें रिएजेंट मिलाओगे तो रिएजेंट सारे मॉलिक्यूल के साथ एक बार में कांटेक्ट में नहीं आएगा,
इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये पहले रिएक्शन करेगा, तब फिर इसके कांटेक्ट में आएगा, फिर ये लेयर वाला मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, फिर इसके कांटेक्ट में आएगा, तब रिएक्ट करेगा। लेकिन यहाँ सारे एक ही लेयर में है, तो यहाँ तुम रिएजेंट को मिलाओगे तो यहाँ लगभग सब मॉलिक्यूल एक साथ इसके कांटेक्ट में आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल वहाँ रिएक्शन करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया बढ़ने से हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। कॉमन सा बात था। अगला फैक्टर अब इसमें आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, उसको भी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो केमिकल रिएक्शंस मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आयनिक रिएक्शंस और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, अब ये जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं ये एक्वस सॉल्वेंट मतलब वाटर में होते हैं, और ये जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं ये जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, ऐसे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सॉल्वेंट के काम करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाएंगे। तो आयनिक रिएक्शंस वाटर में फास्ट है, वाटर माने एक्वस सॉल्वेंट। यही आयनिक रिएक्शन को तुम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में करवाओगे तो या तो ये रिएक्शन काफी स्लो होगा या होगा ही नहीं। उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं आसानी से, तेजी से। इसी मॉलिक्यूलर रिएक्शन को तुम वाटर में करवाओगे तो वही बात कि या तो रिएक्शन काफ़ी स्लो होगा या तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इस तरह से नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी डिटरमाइन करता है उस रिएक्शन का रेट। आप बोलोगे कि ऐसा है क्यों, तो ये सारा बात हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। केमिकल रिएक्शन जब हम लोग कोई करवाते हैं सॉल्यूशन फेज में, तो जिस कंपाउंड का रिएक्शन करवाना है सबसे पहले उसको एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं। सुटेबल सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो पहला कंडीशन तो यही हो गया कि उस सॉल्वेंट में वह सब्सटेंस डिजॉल्व कर रहा है कि नहीं। अब किस प्रकार के सॉल्वेंट में कैसे सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में। तो ये तो हम लोग को पता है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वे सभी वाटर में इजीली सॉल्युबल हैं, आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन उसका बनेगा तो आगे रिएक्शन करवाया जा सकता है। वही जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस मतलब कोवेलेंट कंपाउंड के रिएक्शंस। अब कोवेलेंट कंपाउंड तो हम लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल है, तो वाटर में डिजॉल्व ही नहीं करेगा तो फिर रिएक्शन उसका कैसे करवाओगे। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड जो कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वे सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से डिजॉल्व कर जाते हैं। तो ऐसे सॉल्वेंट में उनका रिएक्शन जो है वह फास्ट होगा या आसानी से होगा। तो सॉल्वेंट मेनली डिटरमाइन करता है कंपाउंड के सॉल्युबिलिटी को, और उस सॉल्युबिलिटी के आधार पे हम लोग रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करते हैं कि वह रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा। तो चूंकि ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो वहाँ मैक्सिमम तो ऑर्गेनिक रिएक्शन ही पढ़ते हैं, तो उस केस में देखोगे हमेशा सब जगह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। लेकिन वही इनऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ोगे, आयनिक कंपाउंड वगैरह का रिएक्शन, तो उसमें वाटर आएगा या इसके जगह कोई दूसरा पोलर सॉल्वेंट, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, N2O4, HF, ऐसे कई सॉल्वेंट आ सकते हैं। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी जो है डिटरमाइन करता है किसी केमिकल रिएक्शन का रेट। तो 4 फैक्टर्स हुए। अगला फैक्टर हम लोग देखते हैं
प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन में यहाँ मेनली समझना है सनलाइट। सनलाइट में विजिबल लाइट हो सकता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट हो सकता है। तो रेडिएशन का मतलब मेनली हम लोग क्या समझेंगे, सनलाइट। अब जो मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो वे रिएक्शन मोस्टली इंडोथर्मिक होते हैं, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। वह एनर्जी हीट के फॉर्म में सप्लाई किया जा सकता है या रेडिएशन के फॉर्म में सप्लाई किया जा सकता है। तो कोई केमिकल रिएक्शन है, यदि इस रिएक्शन को हीट के थ्रू करवाया जा रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मल रिएक्शन। और यदि किसी रिएक्शन को सनलाइट के प्रेजेंस में करवाया जा रहा है, देखो सनलाइट एक प्रकार का रेडिएशन है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो बोलता है कि किसी भी प्रकार का रेडिएशन है तो उससे एनर्जी मिलता है, और उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं E=hν। एनर्जी मिलेगा, सनलाइट से एनर्जी मिलता है, हीट से भी एनर्जी मिलता है। तो यदि कोई रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। और इस फोटोकेमिकल रिएक्शन पर आधारित हम लोग को एक पूरा चैप्टर पढ़ना है या अलग केमिस्ट्री ही पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिस्ट्री। बहुत हायर लेवल, MSc वगैरह में पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तब। तो खैर वहाँ तो पूरा एक केमिस्ट्री ही है फोटोकेमिकल रिएक्शन पे, तो वहाँ जानेंगे। अभी हम लोग को जो है जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से देखोगे तो केमिकल रिएक्शंस दो प्रकार के हुए, एक जो हीट के द्वारा प्रोसीड होते हैं, दूसरा जो सनलाइट हीट के द्वारा जो होते हैं थर्मल रिएक्शन कहलाते हैं, और सनलाइट के द्वारा जो होते हैं वैसे रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन की, मतलब रेडिएशन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता कैसे है। और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो है एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, और वह कॉमन एग्जाम्पल क्या है, तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, पेड़ पौधे जिस रिएक्शन के थ्रू अपना भोजन तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहलाता है, जो कि फोटो रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है पेड़ पौधों को, जमीन से वाटर 12H2O, और इस ऑक्सीजन को हम लोग मार्क कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी है तो इसमें मार्क कर देते हैं, मतलब ये वाटर वाला ऑक्सीजन है। साथ में होता क्या क्या है, तो सनलाइट का होना आवश्यक है और क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। ऐसा क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड किया, क्लोरोफिल का भी यहाँ अपना काम है। अब ये सभी आपस में रिएक्शन करेंगे तो C6H12O6 प्लस CO2 प्लस CO2 नहीं O2 और H2O बैलेंस यदि करोगे इसको तो 6 मोल ऑक्सीजन 6 मोल वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन किया सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो ये जो बना कार्बोहाइड्रेट और ये ऑक्सीजन गैस, तो यही ऑक्सीजन गैस जो है पेड़ पौधे रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और यही ऑक्सीजन गैस को फिर हम लोग इनहेल करते हैं सांस लेने में, और ये H2O निकलता है, बचा हुआ पानी।
अब बात आता है कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो रहा है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, वाटर का ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है। तो ये वाला ऑक्सीजन रहता है वाटर का, ऐसा मार्क किया हुआ। तो मार्क किया हुआ इसका मतलब कि जो ऑक्सीजन आया है कहाँ से आया है, ये वाटर वाला ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता किया गया है। अब इस रिएक्शन को होने के लिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है, एनर्जी जिससे मिलता है। क्लोरोफिल का भी होना उतना ही जरूरी है जितना कि सनलाइट का होना। क्लोरोफिल जो है कलर कैरियर का काम करता है। पता होगा कि पेड़ पौधे में जो पत्तियों का रंग हरा होता है वह किस पिगमेंट के चलते होता है, क्लोरोफिल के चलते होता है। तो ये जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हुआ। तो यह एक फोटो केमिकल रिएक्शन है और काफ़ी इसका क्लासिकल एग्जाम्पल हुआ, मतलब बहुत पहले से इस रिएक्शन को हम लोग जानते आए हैं। अब होता क्या है सो देखो, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में करवाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो सनलाइट से काफ़ी सेंसिटिव है, मतलब सनलाइट से कंबाइन नहीं करते हैं, इनएक्टिव होते हैं सनलाइट के साथ। अब चूंकि उस सब्सटेंस का रिएक्शन करवाना है सनलाइट के प्रेजेंस में और वह सब्सटेंस जो है सनलाइट के से कंबाइन ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर वह रिएक्शन कैसे होगा। मतलब किसी बच्चा को फोर्स किया जा रहा है कि तुम पढ़ो, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसको जरा सा मन नहीं लगता है, तो फिर क्या करोगे। वैसे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, पढ़ाना है आपको, लेकिन वो अपने से पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो क्या करते हैं कि उस केस में एक एक्सटर्नल चीज़ हम लोग लाते हैं, कोई ट्यूटर उसके लिए नियुक्त करते हैं, कोई इंस्ट्रक्टर जो उसको सिखाए, जो उसको बतलाए। तो हमसे डायरेक्टली नहीं सीख रहा है, लेकिन दूसरे के थ्रू जो है वह सीख रहा है। उसी प्रकार से रिएक्शन में होता है कि कुछ सब्सटेंस वैसे होते हैं जो लाइट से सेंसिटिव नहीं होते हैं, मतलब ये लाइट से कंबाइन नहीं करते हैं सनलाइट से। तो वैसे रिएक्शन को करवाने के लिए एक एक्सटर्नल सब्सटेंस लेना पड़ता है, और एक्सटर्नल सब्सटेंस जो लेना पड़ता है फिर उसके थ्रू जो है वह सब्सटेंस लाइट सेंसिटिव हो जाता है और फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। जैसे मान लो कि कोई सब्सटेंस है ए, इस पर सनलाइट आ रहा है, तो ये क्या करेगा कि सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि यह लाइट सेंसिटिव नहीं है, तब तो फिर रिएक्शन में भाग लेगा ही नहीं। तो फिर ऐसे रिएक्शन को करवाने के लिए क्या किया जाता है कि एक अलग से दूसरा सब्सटेंस लिया जाता है। मान लो कोई सब्सटेंस ले लिए हम बी। अब क्या होता है कि सनलाइट को ये बी जो है एब्जॉर्ब करता है। बी जो है वो लाइट सेंसिटिव है, मतलब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो पहले बी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो फिर इसमें एनर्जी आ जाएगा और तब फिर ये अपना एनर्जी सप्लाई करेगा ए को, और तब जाकर के ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा। मतलब डायरेक्टली सनलाइट से नहीं कर रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, लेकिन इस सनलाइट को पहले कोई अनदर सब्सटेंस बी एब्जॉर्ब किया, तब ये अपना एनर्जी सप्लाई किया ए में, और फिर जाकर के ये जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो ये जो प्रोसेस है कि यदि कोई सब्सटेंस लाइट सेंसिटिव नहीं हो, लाइट से कंबाइन नहीं करे, और फिर वैसे सब्सटेंस का फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाने के लिए कोई अनदर सब्सटेंस लेना पड़े जो लाइट सेंसिटिव हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। और ये जो बाहर से सब्सटेंस लिए जो लाइट सेंसिटिव है, जो पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर अपना एनर्जी सप्लाई कर रहा है रिएक्टेंट को, तो इस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजर। तो यही टर्म यहां से आता है, फोटोसेंसिटाइजर और फोटोसेंसिटाइजेशन। तो
जो आप लोग पढ़े अभी रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का, उसमें क्लोरोफिल जो है फोटोसेंसिटाइजर है। अभी रिएक्शन पढ़े ना, इस 6CO2 प्लस 12H2O, ये कंबाइन करके बना रहा था C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो हम बताएं कि यहाँ जब तुम सनलाइट लोगे तो इस सनलाइट को डायरेक्ट CO2 और H2O एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ये सभी लाइट सेंसिटिव नहीं है। तो यहाँ हम लोग लेते हैं क्लोरोफिल। तो सबसे पहले होता क्या है कि इस सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और तब यह क्लोरोफिल अपना एनर्जी सप्लाई करता है CO2 और H2O में, तब ये रिएक्शन करके ऐसा चीज बनाते हैं। तो क्लोरोफिल यहाँ फोटोसेंसिटाइजर है। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगा ही नहीं। तो एक तो क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का रीजन हुआ। दूसरा बड़ा कारण इसका है कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का होना जरूरी क्यों है, क्योंकि क्लोरोफिल एक फोटोसेंसिटाइजर है। वह क्या करता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। उसके एब्सेंस में कभी भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि CO2 और H2O जो है सनलाइट के साथ इनएक्टिव हैं, वे उसके साथ डायरेक्ट कंबाइन नहीं करेंगे। यदि ये डायरेक्ट कंबाइन करते तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किसी में भी होता। अरे हम लोगों के अंदर भी हो जाता। आखिर हम लोग जो खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो उससे भी तो यही चीज मिलता है। पेड़ पौधा में भी यही चीज बन रहा है। तो फिर हम लोग साग सब्जी खाने से क्यों डायरेक्ट CO2 और H2O कंबाइन करता, सनलाइट तो पड़ी रहा है हम लोग पे। तो वैसे भी ग्लूकोज हम लोग के अंदर बनते रहता। जैसे पेड़ पौधा बिना खाना खाए जिंदा है लाइट के थ्रू, वैसे हम लोग भी जिंदा रहते। लेकिन हम लोगों के अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, बिकॉज हम लोग के अंदर क्लोरोफिल नहीं है। और इस CO2 H2O डायरेक्ट कभी सनलाइट के साथ कंबाइन नहीं करते, क्योंकि ये सभी फोटोकेमिकली इनएक्टिव हैं। तो इसके लिए फोटोसेंसिटाइजर होना जरूरी है, एक एक्सटर्नल सब्सटेंस जो लाइट को पहले एब्जॉर्ब करे और फिर अपना एनर्जी सप्लाई करे, और तब जाकर के फिर केमिकल रिएक्शन वहाँ होता है। तो रेडिएशन बहुत मायने रखता है इस केस में। फोटोसेंसिटाइजर का जो कंसेप्ट हम लोग देखे, ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ। उसी प्रकार से ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एक केमिकल है जो फोटोकेमिकली इनएक्टिव है, मतलब सनलाइट में डायरेक्ट जो है डिकम्पोज नहीं करता है, इनएक्टिव है। ऐसा ऑक्जेलिक एसिड है। इसको डिकम्पोज करवाओगे ना तो ये टूटता है CO2 प्लस H2O प्लस CO में, ऑक्जेलिक एसिड। लेकिन यदि तुम सनलाइट दोगे तो डायरेक्ट सनलाइट के साथ कंबाइन करके रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड सनलाइट सेंसिटिव है, मतलब इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है डायरेक्ट। तो इस केस में हम लोग को लेना पड़ता है फोटोसेंसिटाइजर, यूरेनाइल सॉल्ट, यूरेनियम का सॉल्ट लेना पड़ता है, UO2 पर प्लस ऐसा, या UO2 पर 2 प्लस, मतलब ऐसे कोई सॉल्ट ले लो, कोई यूरेनाइल क्लोराइड पढ़ेंगे इसको हम लोग। तो ऑक्जेलिक एसिड सनलाइट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ऐसा डिकम्पोज नहीं करता है, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड लाइट इनएक्टिव है। लेकिन यदि इसका रिएक्शन यूरेनियम का सॉल्ट के प्रेजेंस में करवाया जाए तो डिकम्पोज करेगा। क्यों? क्योंकि अब इस सनलाइट को पहले ये एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, तब जाकर के रिएक्शन होगा। तो ये जो बीच का सब्सटेंस आया, बिचौलिया जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यही कहलाता है फोटोसेंसिटाइजर। यही वो प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन का बात। अब इसमें से दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बच जाते हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा कैटलिस्ट। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर और कैटलिस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट पर, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इतना कर लोगे। और इस टॉपिक से, इस टॉपिक मतलब रेडिएशन वाला से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, तो इसको जो है ध्यान में रखोगे। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में फोटोसेंसिटाइजर क्या है, ऑप्शन दे देगा जो भी है CO2 H2O क्लोरोफिल ऐसे करके।
जिसको समझने का प्रयास करोगे। तो बाकी के फैक्टर्स हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।